गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हो। लास्ट टाइम अपन एसएसटी हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के अंदर स्टडी कर रहे थे। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मीर जाफर दोबारा रिस्टोर हो गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर नवाब का काम करने लग गए थे, और मीर कासिम को पहले उनकी जगह नवाब बना दिया गया था। पर फिर वो उनकी जो वॉर हुआ था ना बक्सर, उसमें हारने के कारण मीर जाफर को दोबारा वहाँ का नवाब बना दिया गया था। यहाँ तक अपन ने स्टडी कर लिया था, और अपन नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। इसमें पेज नंबर 14 पे, फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। द दीवानी allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trade in India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India. Maintain company troops and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. कंपनी के जो कलकत्ता में ऑफिस थे और बिल्डिंग थे ना, वहाँ पे उन लोगों ने जो एक ऐसी हेड ब्रांच थी वहाँ पे जो इंडिया में जो कॉटन और सिल्क का जो बाजार से वो मार्केट से जो सामान उठाते थे उसका पूरा रिकॉर्ड्स उन जगह पर वो ऑफिस में वहाँ पर कलकत्ता में उसमें रखते थे। और जो कंपनी ने जो इंडिया से जो भी जो एक्सपेंसिव मेटल्स जैसे कि सिल्वर गोल्ड इस सब का ज़्यादातर उत्पादन करके वो अपने ब्रिटेन के अंदर वहाँ पे ले जा चुके थे, और उसके बाद में वहाँ पे कोई ऐसा सामान अब बचा नहीं था कि वो वहाँ से यूरोप से लाकर इंडिया में बेचे। ऐसा उनके पास में कोई मतलब मटेरियल बचा नहीं था, तो ज़्यादातर उसमें एक्साइज ड्यूटी लगा देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा वो कर वसूलते थे इंडिया के लोगों से। Company officers become nabobs. What did it mean to be nawabs? It means, of course, that the company acquired more power and authority. इसका मतलब नवाब का मतलब ये होता है कंपनी को और भी ज़्यादा पावर और अधिकार उससे मिल जाएंगे जब वो वहाँ के नवाब को ही अपने अधीन बना लेंगे। But it also means something else. Each company servant began to have visions of living like nawabs. और हर कंपनी का सर्वेंट नौकर ये चाहता था कि वो एक तरह से नवाब की जैसे ही अपनी लाइफ जिए। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद में द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वेस्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड द फॉर्चून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? जो प्लासी के युद्ध में जीत गए थे ना नवाब से, वो रॉबर्ट क्लाइव थे। He had come to Madras, now Chennai from England. वह मद्रास आ गए थे, अब जो प्रेजेंट में चेन्नई में है। कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से। इन 1743 में एट द एज ऑफ 18, जब उनकी उम्र 18 साल थी। When in 1767 he left India, 1767 में उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। His Indian fortune was worth $4,01,102 डॉलर। उस समय में इन्होंने इतनी मात्रा में अर्निंग कर ली थी यहाँ से इंडिया से। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, जब वो 1764 में गवर्नर के रूप में बंगाल के अपॉइंट हुए, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने ये बताया कि वो कंपनी से करप्शन को निकाल देंगे, कंपनी के जो प्रशासन है वहाँ से करप्शन को हटा देंगे। बट ही वाज हिमसेल्फ वाज एग्जामिन्ड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट व्हिच वाज
suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. और उन्होंने जो कमिटमेंट की थी उसके बाद वो पूरी नहीं कर पाए और वो 1774 में सुसाइड उन्होंने कर ली। However, not all company officers succeed in making money like Clive. कोई भी ऐसा कम ही लोग ऐसे हैं जो रॉबर्ट क्लाइव जैसे मनी बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं, पैसा कमाने में आगे रहे, ऐसे कम ही लोग थे। Many died an early death in India. कुछ लोग जल्दी ही इंडिया में उनकी डेथ हो गई ड्यू टू डिजीज, बीमारी के कारण, एंड वॉर और लड़ाइयों के कारण। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। और इन सब को इनके करप्ट और डिसऑनेस्ट के कारण ऐसा हुआ। Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने जो इंडिया में अर्निंग कर ली, उसके बाद में ये कंफर्टेबल लाइफ कहाँ पे ब्रिटेन में बिताते थे। यहाँ से अर्निंग कर लेते थे इंडिया से और फिर वो जो भी मनी या पैसे यहाँ से कमाते थे ना, वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल जीते थे। Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called Nawabs, an anglicized version of the Indian word Nawab. नवाब से ही जो इंडियन वर्ड है ना, नवाब से ये बना है। नवाब को नवाब बोलते थे, वो नवाब। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. ब्रिटिश सोसाइटी में ज़्यादातर वो नवाब के ऊपर वो क्या करते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे, उन पे वो कार्टून स्ट्रक्चर बनाते थे। Company rule expands. If we analyze the process of annexation of Indian state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. एक अनजान क्षेत्र में कंपनी ने डायरेक्ट अटैक कर दिया, मिलिट्री अटैक कर दिया। ये कब की बात है? 1757 से 1857 के बीच की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी चलन में थी। ऑन एन अननोन टेरिटरी, एक अनजान प्लेस पर। इंस्टीड इट यूज अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सेसिंग इन इंडियन किंगडम। और ज़्यादातर ये जो है कि ब्रिटिश कंपनी के जो रूलर्स थे ना, वो क्या करते थे, इस तरह से वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक मेथड यूज करते थे कि लोगों में अंतर आ जाए और फिर वो अपना प्रॉफिट, अपना हित साधने में माहिर थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, बक्सर जो युद्ध हुआ था 1764 के बाद में, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स। कंपनी रेजिडेंट्स इंडियन स्टेट में अपॉइंट हुई। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स। वहाँ वे लोग क्या थे, पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स उन लोगों के वहाँ पे काम करने लगे। एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और वहाँ की जो कंपनी थी उन्होंने भी वहाँ पे रुझान दिखा दिया। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिसर्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। तो भारत के जो इंटरनल स्टेट्स है ना, उसमें भी वो अफेयर करने लग गए, मतलब हस्तक्षेप करने लग गए। They tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative post. वो इन चीज़ में भी उन्होंने इन चीज़ों में भी हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया कि वो डिसाइड करने लग गए थे कि कौन इस प्रशासन में रहेगा और कौन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट होगा या प्रशासन में अधिकारी बनेगा। Sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance according to the terms of this alliance. Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces.
इंडियन फोर्सेस के अनुसार भारतीय लोगों ने उन लोगों को इस चीज के लिए अलाउ नहीं किया। दे वर टू बी प्रोटेक्ट बाय द कंपनी, वे लोग अपने आप को बचाते थे कंपनी के द्वारा। बट had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection if the Indian rulers failed to make the payment। वो लोग कई प्रकार की एक्साइज ड्यूटी लगा देते थे, आप अपने जो सैलरी भी लेते थे ना उसके अंदर भी वो कंपनी कटौती कर देती थी। इस तरह की भी उन लोगों ने अधिकार कर लिया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी। If the Indian rulers failed to make the payment, अगर जो भारतीय जो शासक थे वो कोई पेमेंट देने में फेल हो जाए, then part of their territory was taken away as penalty, और पेनल्टी के रूप में जो उनके जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में से कोई पार्ट वो अपने अधीन कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल 1798 to 1805, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे 1798 से लेकर 1805 में, द नवाब ऑफ अवध, जो अवध के नवाब वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी, जो अवध के नवाब थे अवध उनसे इन्होंने आधी टेरिटरी आधा क्षेत्र हड़प लिया टू द कंपनी इन 1801 में। एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडायरी फोर्सेज, हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू शी टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, और हैदराबाद में भी उन लोगों ने फोर्सली जो इस तरह से जो सिमिलर तरह से जो क्षेत्र था ना वो हड़प लिया। कहाँ पे? हैदराबाद में भी। फिगर 7 में देखिए, नवाब सुजादुल्ला ऑफ अवध विथ हिज सन्स एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट पेंटेड बाय टिली केटली, जो ऑयल पेंटिंग बनी हुई है 1772 की है, और नवाब सुजादुल्ला ऑफ अवध की है जो अवध के नवाब थे, और इनके साथ में इनके सन्स भी है। The treaties that followed by the Battle of Buxar forced Nawab Sujadullah to give up much of his authority here, however he possessed in regal splendor towering over the residents। और इन जो नवाब सुजादुल्ला थे इन्होंने बक्सर के युद्ध में जो हार गए थे ना, गिव अप कर दिया था इन्होंने, और इन्होंने आधा से ज़्यादा अपनी जो अथॉरिटी के अधिकार थे वो कंपनी को दे दिए। Source for what power did the resident have? This is what James Mill, the famous economist and political philosopher from Scotland, जेम्स मिल स्कॉटलैंड के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, wrote about the residents appointed by the company। किस प्रकार से जो रेजिडेंट्स अपॉइंट की गई थी कंपनी के लिए उसके बारे में इन्होंने लिखा है। वी प्लेस ए रेजिडेंट्स, हम एक रेजिडेंट्स बनाएंगे, who really is king of the country, जो कि देश का राजा बनेगा। whatever injunctions of non interference he may act under, as long as the prince acts in perfect subservience and does what is agreeable to the residents, that is the British government thinks so gone quietly, they are managed without the residents appearing much in the administration of affairs। जो प्रशासन में भी वो अफेयर करके वहाँ पे अधिकार करना चाहते थे, इस प्रकार से इन्होंने इस लेटर में बताया। बट व्हेन एनीथिंग ऑफ ए डिफरेंट नेचर हैपन्स, अगर इसके अलावा कुछ और हुआ, जैसे कि हम प्रशासन को अपने अधीन करने में असमर्थ हुए, द मोमेंट ऑफ पीस टेक्स ए कोर्स विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंक रॉन्ग, देन कम्स क्लैशिंग एंड डिस्टर्बेंस। तब इसके कारण क्या होगा? क्लैशिंग होगी और डिस्टर्बेंस होगा, इसके कारण उन दोनों में बैटल्स भी हो सकता है। इसके बारे में किसने बताया? जेम्स मिल ने बताया, जो स्कॉटलैंड के एक फिलोसोफर थे। आज यहाँ तक टिक कर लीजिए। आगे टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, ये जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।